Hello my dear students, welcome you all on Fusis Learning again. Fusis Learning के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th का ये टॉपिक होने वाला है। मैं दोबारा से मेंशन करवा देता हूं आपको, क्लास 10th फिजिक्स पढ़ेंगे आज हम। और क्लास 10th फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे लाइट को इंट्रोड्यूस किया और ये दोनों लाइट के बिहेवियर होते हैं। लाइट आपका रिफ्लेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, और रिफ्रैक्शन भी शो करता है। तो क्या होते हैं ये दोनों, बारी बारी से एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस डालते हैं, फोकस करते हैं, या फिर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से कुछ न कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस आती है। उसी इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट का वो इंसिडेंट जिसके अंदर इंसिडेंट रे किसी भी प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस से रिफ्लेक्ट बैक करें, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वो लाइट का इंसिडेंट है, द इंसिडेंट दानी दी होता है यहाँ पे क्योंकि आई है ना। द इंसिडेंट इन विच लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हो आप, सरफेस। तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। तो क्या हो गया, द इंसिडेंट या घटना इन विच, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो बोर्ड है ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे अगर लाइट आप इंसिडेंट करवाओगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ये शाइन करेगा। तो नॉर्मली आप डेली रूटीन की चीज़ों से लिंक करके इन चीज़ों को समझ सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिकली होता क्या है। उसके अंदर जो शाइनी चीज़ें होती हैं, शाइनिंग करती हैं जो चीज़ें, जैसे आप नया ग्लास लेके आते हो, नया मिरर लेके आते हो, उसके अंदर आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आती है। कारण क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, उतना ही ज़्यादा प्लेन है या शाइनी है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ रूल होते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को, जैसे आपका नाम मान लो राहुल है, तो राहुल को लिखने के लिए हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, RAHUL। जब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, ये AHR ये हैं क्या, तब तक हम समझ नहीं सकते इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम इसी की ABCD एक तरह से कहा जाए रिफ्लेक्शन की, तो वो होता है कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बात करेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर आपका एक प्लेन सरफेस है, मान लो, जो एक तरफ से क्या है, पॉलिश्ड है, तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट लाइट होगी, एक तो इंसिडेंट रे होती है, हम उसको स्ट्रेट लाइन से इनकमिंग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकमिंग एरो मतलब एरो का जो पॉइंट है वो किस तरफ होगा, प्लेन की तरफ होगा। तो ये प्लेन और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के मान लो ये रे आती है, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये एक वर्टिकल लाइन होती है या एक परपेंडिकुलर होता है इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर। मान लो आपका जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इस मिरर के ऊपर अगर आप यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हो लाइट को, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं इस प्लेन के अंदर। ठीक है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। दूसरा क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। तो और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में होगा, देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल होगा आपका इंसिडेंट एंगल आई, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन दोनों का यूज करते हुए आप मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन को इजीली समझ सकते हो या पढ़ सकते हो। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम मिरर के बारे में कि मिरर होता क्या है। ये हो गया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सब का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर एक इस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका वन साइडेड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये साइड है ये आपकी पॉलिश्ड होगी और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, इस तरफ से आप क्या कर दिया जाता है, इसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो अगर तभी आप देखे होंगे घर में जो हम शेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसमें पीछे की तरफ पॉलिश होती है, तो कई बार बार यूज़ करने से क्या होता है कई जगह से वो पॉलिश हट जाती है, तो वहाँ पे हमें इमेज नहीं दिखाई देती, आर पार दिखाई देता है। वो कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे उसका पॉलिश जो है रिमूव हो गया है, तो वो रिफ्लेक्शन की बजाय वहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करने लगता है, यानी उसके आर पार हमें दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखो मिरर जो होता है, मिरर अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर वही है कि एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग साइड हो जिसकी और एक तरफ पॉलिश साइड हो, इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मिरर होता है। अब मिरर भी कई तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहला अगर हम इसको बोलें तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल एग्जांपल प्लेन मिरर का, जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो और इसका पिक्चर आपके माइंड में क्लियरली बन गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो बहुत कम आप देखते हो, मतलब कभी कभार देखते हो, तो और ये आप डेली देखते हो। सुबह नहा धो के स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप क्या करोगे, आपने जल्दी से टाई वाई लगाओगे और सामने चले जाओगे मिरर के, तो वो क्या होता है आपका प्लेन मिरर होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर होते तो हैं हमारे सामने, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देखो मैं आपकी पिक्चर माइंड में इसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। स्फेरिकल मिरर देखो, अगर आपके पास एक स्फेयर है, मान लो ये स्फेयर है और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया। एक तरीके से ये स्फेरिकल शेल है, कंप्लीट सॉलिड स्फेयर भी नहीं है, स्फेरिकल शेल है, वो भी ग्लास की या किसी भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की। तो यहाँ से काट दिया, तो अगर मैं इधर की साइड इस साइड को रिमूव कर दूं तो ये कटा हुआ ऐसे रहेगा। अब ये क्या बन गया आपका, स्फेरिकल ग्लास बन गया। अब इसकी एक साइड अगर मैंने पॉलिश कर दी तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। अगर इसकी इनसाइड आपकी रिफ्लेक्टिंग है तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव मिरर। और अगर दूसरा हम बात करें तो यही मिरर था और इसकी अगर इनसाइड आपने पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड। ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड इनवर्ड और ये है कर्व्ड आउटवर्ड। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी रे आपकी आएगी इंसिडेंट, उसको ये क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं।
और ये बेसिकली इसके ऊपर इधर से इंसिडेंट होगी तो ये डाइवर्स करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन, आप लिख लोगे, वीडियोस को बार बार देख करके समझ लेना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द मिरर। इन मिरर की वजह से इमेज किस तरह से फॉर्म होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, तो कॉनकेव मिरर में अगर आप देखो तो ये कॉनकेव मिरर अभी अभी मैंने बताया है, ये आउटवर्ड साइड आपकी पॉलिश कर दी जाती है, दिस इज पॉलिश्ड साइड एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। अब रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ आप क्या रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे और इसकी इमेज हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ये मान लो किसी इस एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट है, ये स्फेयर है कंप्लीट, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता इस इमेजिनरी ये जो सर्कुलर क्या बोलते हैं इसको, अरे ये क्या हुआ आपका, स्फेयर, स्फेयर नहीं, ये स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का अगर कोई सेंटर होता, ये इमेजिनरी है बेसिकली, तो उसका सेंटर आपका क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी दूरी पे, मतलब ये मान लो 1 मीटर है तो हाफ मीटर पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इससे जस्ट हाफ पे, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, या जनरली उसको फोकस एफ भी बोल देते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो पॉइंट है जो बिल्कुल स्फेयर के ऊपर है उसको बोलेंगे हम पोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको कॉनकेव मिरर बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर पोजीशंस क्या क्या होती हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें पहली पोजीशन वो लेते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब जिस ऐसी जगह जहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही ना पाए। इनफाइनाइट का मतलब कंपैरेटिवली भी समझा जा सकता है, जैसे एक चींटी के लिए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक हाथी के लिए वो एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है। तो इस तरह कंपैरिजन से हम देखते हैं कि अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत दूर अगर रखा हुआ है, लाइक सन से आने वाली रेज हैं वो क्या आती हैं, एकदम पैरेलल आती हैं। तो अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज को हम इस तरह से शो कर देंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं हमें, इनफाइनाइट पे है तो केवल उससे रेज जो आ रही हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट से कोई भी रेज आ रही हैं वो आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारा जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि इफ इंसिडेंट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। वो किससे पास होंगी, फोकस से। और दूसरा रूल क्या होता है कि इफ इंसिडेंट रे
come through the focus after reflection they pass parallel to the principal axis. तो ये दो रूल हैं, ये आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन भी कर सकते हो आप इन चीज़ों को, और ये बार बार यूज़ भी होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ये है कि इफ़ द इंसिडेंट रे come parallel to the principal axis after reflection they pass through the focus, and the another one is if the incident rays come through the focus, principal focus से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ पे दो रेज ले ली और ये फोकस से पास होंगी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए फोकस है तो ये भी फोकस से ही पास होगी। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस पे ही बेसिकली ये इंटरसेक्ट करेंगी अगर इनफाइनाइट से दोनों रेज आ रही हैं तो इस फोकस के ऊपर ही आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं उसको, या फिर पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, इमेज बनेगी आपकी एट द फोकस के ऊपर, और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा उसका, बहुत ही स्मॉल साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो इसको, हाईली डिमिनिश्ड। और ये रियल में मीट कर रही है तो रियल तो होगा ही होगा, एंड इन्वर्टेड जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो पहली पोजीशन है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा, फोकस पे पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनिश्ड उसको बोल सकते हो, और उसके साथ ही साथ में वो रियल भी होगी क्योंकि ये रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे रियल में मीट कर रही हैं, ये कोई वर्चुअली मीट नहीं कर रही है, रियल में मीट कर रही है। तो रियल भी होगा इमेज आपका, और उसके साथ साथ वो इन्वर्टेड भी होगा। तो पहला केस समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कॉनकेव की ही बात कर रहे हैं हम तो लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव। और इसके अंदर दूसरा पोजीशन हम देखते हैं, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, बियॉन्ड सी यानी सी और इनफाइनाइट के बीच में या सी से दूर कहीं भी रखा हुआ हो तो उसको बियॉन्ड सी बोलते हैं। तो ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड मान लो यहाँ पे रखा है। तो दो रूल मैंने आपको यहाँ पे लिखाए थे। पहला क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर फोकस से इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है। तो यहाँ पे देखो सी और एफ के बीच में ये दो रेज हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। कंपैरेटिवली छोटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया बियॉन्ड सी, और जो इमेज है ये बनेगा आपका बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। और दूसरा इसका जो साइज है वो होगा स्मॉल साइज, इमेज का स्मॉल साइज होगा, एंड रियल में मीट कर रहे हैं तो रियल भी होगा, एंड इन्वर्टेड यानी उल्टा। देख सकते हो आप जो एरो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये इन्वर्ट हो गया ना इमेज, तो ये रियल भी हो गया और इन्वर्टेड भी हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा पोजीशन जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है बियॉन्ड सी। अब अगर हम तीसरा बात करें तो थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा आपका एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। ये मैं यहाँ पे जो पोजीशंस लिख रहा हूँ बियॉन्ड सी, एट सी, ये है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा हुआ है, मान लो ये एफ है, ये सी है, तो पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, तो ये सी पे ही बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, यानी एट सी। और साइज इसका सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा का वैसा किसका बनेगा, इमेज का साइज बनेगा, सेम इन साइज बनेगा। और रियल में मीट कर रही है रेज, तो रियल एंड ऑल्सो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा। तो ये तो बहुत ही आसान था। बियॉन्ड सी अगर होता है तो ये सी और एफ के बीच में बनता है। स्मॉल साइज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर सी पे है तो सी पे ही बनेगा आपका इमेज भी, और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा और सेम इन साइज होगा। देखिए अब सी पे आ गया है तो सी के ऊपर सेम साइज हो गया। अब सी से थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे इसको, तो इसका जो इमेज का जो लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए करते हैं फोर्थ बिटवीन, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आपका रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो ये एफ था, यहाँ सी था, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, एंड फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, और ये बन गया आपका इमेज। तो देख सकते हो आप जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, एक्सीड कर गया, तो ये हो जाएगा बियॉन्ड सी, और साइज हो गया लार्ज साइज इमेज का, और इसके साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ रखा हो तो आपका जो इमेज है वो बनेगा बियॉन्ड सी। तो देख सकते हो आप इस एग्जाम्पल के अंदर इजीली आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपका जो इमेज है वो लगातार आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। फिफ्थ पोजीशन अगर हम देखें तो फिफ्थ पोजीशन में आपका जो ये बिटवीन सी एंड एफ आया है, अब एफ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एट एफ, यानी फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें फोकस से इसको पास कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इंसिडेंट करवाएंगे रे कि वो सी से गुजरे। तो सी से गुजरता हुआ अगर ये रे है तो सी से अगर कोई भी रे आ रहा है तो वो वापस उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये रेज पैरेलल हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे तो मीट नहीं करेंगी, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी। तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका एट इनफाइनाइट। और कैसा बनेगा, देखो ये आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं और इससे डिस्टेंस भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका साइज जो है वो वेरी लार्ज होगा या हाईली लार्ज होगा, वेरी लार्ज। और यहाँ भी ये एक्चुअली रियल में ही मीट करेंगी, अगर करेंगी तो रियल ही होगा और इन्वर्टेड होगा आपका इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 5 पोजीशन थी जिनके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड आपका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट आपका इन डिफरेंट 5 पोजीशंस पे अगर कहीं भी रखा हो तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। हाँ, स्टार्टिंग में जब इनफाइनाइट पे था तो आपका जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा और बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ही छोटा होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आप फोकस के नज़दीक आते जाओगे जो लेंथ है इमेज की वो इंक्रीज होती हुई जाएगी, जो साइज है इमेज का वो लगातार एक्सीड करता जाएगा और फाइनली इनफाइनाइट पे आ जाएगा। अब देखो एफ से भी अगर आगे यहाँ पे पोल होता है, पोल की तरफ शिफ्ट करें तो आपका इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए। 6th और लास्ट है ये कॉनकेव के अंदर लास्ट केस है, आपका जो इमेज है बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड पी पोल,
ये है प्रिंसिपल फोकस और ये है पोल। इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा? देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो अगर पैरेलल आता है तो कहाँ से जाएगा? फोकस से। और दूसरा अगर हम मेथड लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते ही वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इससे थोड़ा आगे शिफ्ट होते ही एक चेंज आया। वो चेंज ये आया कि ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन इनका गैप भी लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ये गैप अगर आप नोट करो, ये वाला गैप, तो ये वाला गैप लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कहीं भी जाके मीट तो नहीं करेंगे। अगर पैरेलल होते तो पॉसिबिलिटीज थी कि वो इन्फिनिट पे मीट कर जाएं, लेकिन अगर इसका गैप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है इन दोनों रेज का, तो ये इधर इन्फिनिट पे तो मीट करेंगी नहीं। तो ये वर्चुअली पीछे की तरफ अगर हम इनको एक्सीड करें तो पीछे की तरफ वो गैप कम होता हुआ भी जाएगा। भाई दो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है एक दूसरे के और वो आगे की तरफ उनका गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो गैप कम भी होता हुआ जाएगा। तो ये गैप कम होता हुआ पीछे की तरफ वर्चुअली मीट करेंगी और जहां पे ये मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और ये इमेज जो है ये बन जाएगा आपका बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे की तरफ बनेगा और ये इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, सीधा, और वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, मतलब ये इमेजिनरी है ना रेज, पीछे की तरफ डॉट 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 लाइन से हमने इनको मीट करवाया है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, या काल्पनिक या वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और इसका जो साइज है वो होगा लार्ज, यानी एनलार्ज्ड इन साइज ये होने वाला है। तो ये 6 केस थे कॉनकेव मिरर के केस में। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, और उसके बाद मैग्निफिकेशंस के कुछ सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, लेंथी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए हम लेस देन हाफ एन आवर के अंदर इसको समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाली वीडियोस कुछ लंबी भी हो जाएं, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। आपके रिवीजन का बेस्ट टूल आपको यहाँ पे मिल रहा है, बेस्ट चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपके काम की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप कोई ओलंपियाड या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हो तो ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।